आज हम आप लोगों को मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र के बारे में समझा देते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पुरुष जनन तंत्र में निम्नलिखित ऑर्गन्स या अंग आते हैं: वृषण कोश, वृषण, अधिवृषण, शुक्र वाहिनियां या नर जनन वाहिनियां भी इसको कहा जाता है, शुक्राशय, मूत्र मार्ग, शिश्न या पेनिस, सहायक जनन ग्रंथियां। चलिए अब इनको एक एक करके समझा देता हूं। तो पहला है नर जनन अंग में वृषण कोश या क्रोटल सैक। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक वृषण कोश है। यह उदर गुहा के बाहर नीचे की ओर दोनों टांगों के बीच में थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे वृषण कोश या अंडकोश कहा जाता है। वृषण कोश पर पतली ढीली ढीली रोम युक्त त्वचा होती है, जिसके अंदर दोनों वृषण बंद रहते हैं। वृषण कोश के भीतर बीचों बीच में एक पेशीय अंडकोश विभाजक पट होता है, जो कोश को दो भागों में बांटता है और दोनों भागों में एक एक वृषण होता है। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को वृषण कोश शरीर से बाहर क्यों होते हैं बता देते हैं। वृषण कोश थर्मोरेगुलेटर का कार्य करते हैं। इनका ताप शरीर के ताप से लगभग में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रहता है। इसीलिए ये उच्च ताप से शुक्राणुओं को बचाते हैं, मतलब ताप से शुक्राणु नष्ट ना हो, इसीलिए ये बाहर होते हैं। आपने देखा होगा जब जाड़ा होता है तो वृषण कोश सिकुड़कर शरीर के समीप आ जाते हैं और ताप बढ़ने पर ये शिथिल होकर नीचे लटक जाते हैं। यदि ऐसा ना हो तो मनुष्य में शुक्राणु नहीं बन पाएंगे और मनुष्य बांधे हो जाएगा। यहीं पर आपको बता दें कि तंग कपड़े पहनने तथा अधिक गर्मी से भी वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, जिससे बांधता उत्पन्न हो जाती है। चलिए अब वृषण कोश का कार्य बता देता हूं। इसका कार्य क्या होता है? वृषण कोश ताप नियामक का कार्य करता है या ताप को नियंत्रित करता है, जिससे शुक्राणु की वृद्धि और जीवन काल बढ़ जाता है। अब आते हैं पुरुष जननांग के अगले भाग वृषण या टेस्टिस पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वृषण मनुष्य में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर मोटे, गुलाबी रंग के और अंडाकार संरचना वाले अंग होते हैं। दोनों वृषण या टेस्टिस मोटे स्तरीय वृषण खोल में बंद रहते हैं। पुरुषों में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने पहला वाला अंग बताया, वृषण कोश। क्योंकि उच्च ताप के कारण शरीर के भीतर वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं कि ये बाहर पाए जाते हैं। तो शुक्राणुओं का निर्माण भी वृषण में ही होता है। वृषण में एक सकरी चपटी संरचना पाई जाती है, जिसे अधिवृषण कहा जाता है। तो अब आते हैं पुरुष जनन तंत्र के अगले आर्गन, अगले भाग, अगले अंग अधिवृषण पर। अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबी पतली नलिका होती है। यह अत्यधिक कुंडलित होकर वृषण के पश्च तल तक फैली कामा जैसी संरचना बनाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यही है अधिवृषण। तो यह होती तो है लगभग 6 मीटर लंबी, लेकिन इतना घूम जाती है, इतना कुंडलित हो जाती है कि 4 सेंटीमीटर ही बचती है। इसके प्रमुख कार्य वृषणों से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाना तथा स्खलन से पहले अर्थात वीर्य निकलने से पहले शुक्राणुओं को संचय करके पोषण प्रदान करना। यानी एक तो शुक्राणुओं को पहुंचाने का कार्य करती है और दूसरा पोषण भी प्रदान करती है, तथा यह निषेचन के लिए शुक्राणुओं का परिपक्वन भी करती है, अर्थात इसी में शुक्राणु परिपक्व होते हैं या कहा जाए तो मेच्योर होते हैं। आपको एक जानकारी अधिवृषण के बारे में यहीं पर बताते चलें कि ये जो शुक्राणु होते हैं, ये लगभग 1 महीने तक अधिवृषण में रहते हैं और इसके बाद स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मतलब अधिवृषण में आने के बाद जब ये परिपक्व हो जाते हैं, उसके 1 महीने बाद ये
नष्ट हो जाते हैं। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगले भाग या अगले आर्गन शुक्रवाहिनी या वैस डिफरेंस पर। लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है शुक्रवाहिनी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह वृक्षण नाल या इग्विनल गुहा से उदर गुहा में पहुंचकर मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाती हुई थैली जैसी संरचना शुक्राशय में खुलती है, या कहा जाए तो सेमिनल वेसिकल्स में खुलती है। शुक्रवाहिनी की गुहा सकरी होती है। इसमें चिकने तरल का स्राव होता रहता है जो शुक्रवाहिनी की गुहा को चिकना बनाता है। इसी कारण शुक्राणु आगे की ओर बढ़ते हैं या आगे की ओर खिसक पाते हैं। तो आते हैं अब अगले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगले आर्गन पर, शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, थैली जैसी संरचना मूत्राशय के आधार भाग से लगा होता है, जिसे शुक्राशय कहते हैं। यह एक ग्रंथिल रचना होती है। इसमें क्षारीय तरल स्रावित होता रहता है जो शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है। शुक्राणु सहित यह तरल वीर्य सीमन कहलाता है। अब आते हैं पुरुष जनन तंत्र के अगले भाग मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, शुक्राशय एक सक्रिय स्खलन नलिका या एक्सक्लेटोरी डक्ट द्वारा मूत्र मार्ग में खुलता है, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र मार्ग मैथुन अंग शिश्न से होता हुआ आगे की ओर शिखर पर स्थित मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। ये देखिए, यहां से लेकर के यहां तक ये मूत्र मार्ग है जो शिश्न के द्वारा यानी शिश्न के बीचों बीच होता हुआ बाहर की ओर खुलता है। अब आते हैं पुरुष जनन तंत्र के अगले भाग शिश्न या पेनिस पर। यह पुरुषों में पाया जाने वाला बेलनाकार मांसल मैथुनांग होता है, अर्थात मैथुन अंग होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: शिश्नमूल या रूट ऑफ पेनिस, शिश्नकाय बॉडी ऑफ पेनिस, या शिश्नमुंड ग्लैंस पेनिस। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह पेनिस या शिश्न जो बेलनाकार मांसल बाह्य जननांग होता है, इसी के द्वारा शुक्राणुओं को स्त्रियों के शरीर में छोड़ा जाता है। यहीं पर एक विशेष जानकारी आपको देते चलें कि सामान्य अवस्था जब होती है तो ये जो कार्पोरा के कोटर हैं ये खाली रहते हैं और पेशियां सिकुड़ी रहती हैं। जब सामान्य अवस्था होती है तो ये खाली रहते हैं और पेशियां सिकुड़ी रहती हैं, इसीलिए शिश्न या पेनिस छोटा और शिथिल रहता है। जबकि मैथुन के समय शिश्न या पेनिस धमनी से बहुत सा रुधिर इन कार्पोरा के कोटरों में भर जाता है, यानी रुधिर धमनी से निकल करके इन कोटरों में भर जाता है। मतलब मैथुन के टाइम धमनी से रुधिर आकर इन कोटरों में भर जाता है, इसीलिए शिश्न फूलकर लंबा, मोटा और कड़ा हो जाता है। तो रुधिर भरने के कारण ये क्रिया होती है। अब आते हैं अंतिम भाग या अंतिम आर्गन सहायक जनन ग्रंथियों पर। तो नर जनन अंगों से संबंधित अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो किसी न किसी प्रकार की जनन क्रिया में सहायता करती हैं। आपको कुछ ऐसी ग्रंथियों के नाम बता देता हूं जो पुरुष जननांगों में पाई जाती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, ये पुरुष जननांगों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, और भी पाई जाती हैं लेकिन ये मुख्य रूप से पुरुष जननांगों में पाई जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके द्वारा एक द्रव स्रावित होता है जो वीर्य या सीमेन का लगभग 25 से 30% भाग बनाता है। इसमें पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम, एमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। ये पदार्थ शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक पीछे एक जोड़ी काउपर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये भी क्षारीय द्रव या क्षारीय तरल स्रावित करती रहती हैं, जो मैथुन के समय मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। इस प्रकार से कहा जाए तो सहायक ग्रंथियों के स्राव तथा शुक्राणुओं के मिलने से वीर्य या सीमेन बनता है, तो जो शुक्राणुओं को पहुंचाने के लिए एक तरल माध्यम प्रदान करता है। यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है तथा उन्हें सक्रिय रखता है। चलिए अब आप लोगों को मादा जनन तंत्र अथवा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता देते हैं।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्त्री जनन अंगों के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है अंडाशय या ओवरीज, एक जोड़ी होती है। दूसरा अंडवाहिनी या ओविडक्ट या डक्ट सिस्टम भी इसको कहा जाता है। तीसरा गर्भाशय या यूट्रस। चौथा योनि या वैजिना। और पांचवा है सहायक ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां, एसेसरी जेनिटल ग्लैंड्स। तो चलते हैं अब आगे, इसके बारे में डिटेल में एक एक करके इनको सबको समझा देता हूँ। तो पहला फीमेल ऑर्गन या मादा जनन तंत्र का पहला अंग है अंडाशय या ओवरी। स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय या ओवरी उदर गुहा में पाए जाते हैं। अंडाशय बादाम की आकृति के होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यह है अंडाशय। प्रत्येक अंडाशय अपनी ओर के वृक्क के समीप मेसोवेरियम या हिंदी में कहें तो अंडाशय धर द्वारा उदर गुहा से जुड़ा रहता है तथा दूसरी ओर गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसी अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है और इसी से मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन श्रावण होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों हैं अंडाशय और ये दोनों अपनी अपनी तरफ के अंडाशय धर या अंग्रेजी में कहें तो मेसोवेरियम द्वारा उदर गुहा और गर्भाशय से जुड़े हुए हैं। इन्हीं दोनों में अंडे बनते हैं, अर्थात अंडों की उत्पत्ति इसी में होती है तथा इसी में मादा लैंगिक हार्मोन्स का स्राव भी होता है। हार्मोन्स के नाम आपको बता दूं, अभी भी बताया था ऊपर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये मादा लैंगिक हार्मोन्स होते हैं। तो चलिए अब आते हैं स्त्री जनन तंत्र के अगले अंग, अगले भाग, अगले ऑर्गन अंडवाहिनी या ओविडक्ट या डक्ट सिस्टम पर। आपको बता दूं कि अंडवाहिनी को फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। तो ये जो दो भाग आप देख रहे हैं यही है फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनियां। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि अंडवाहिनी मतलब अंडों का वहन करने वाली। तो प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। ये कीप नुमा रचनाएं होती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, जिसका चौड़ा भाग जो ये वाला है मुखिका कहलाता है और झालरदार तथा रोमाभ या सिलिएटेड होता है। इसी मुखिका से आगे के भाग को फैलोपियन नलिका कहा जाता है। अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका आगे की ओर बढ़कर गर्भाशय या यूट्रस में खुलती है। इसका प्रमुख कार्य अंडाणुओं का भंडारण करना एवं उनका पोषण करना होता है, अर्थात ये अंडाणुओं का भंडारण करती है और साथ ही साथ उनका पोषण भी करती है। ये अंडवाहिनी का कार्य होता है या ओविडक्ट का कार्य होता है। आपको बता दूं कि अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की आंतरिक दीवारें या इसका आंतरिक स्तर जो होता है एपिथेलियम ऊतक का बना होता है, जिसमें अनेक स्रावी कोशिकाएं होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ से ही अंडों का पोषण होता है। चूंकि इसमें रोमाभ या सीलिया भी होते हैं, इसकी पेशियों में क्रमांकुचन भी होता है, जिससे अंडाणु या अंडे आगे की ओर खिसकते हैं। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो इसमें जो सीलिया पाए जाते हैं, रोमाभ पाए जाते हैं, चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसकी वजह से ये अंडे आगे की ओर खिसकते हैं। तो ये तो हुआ अंडवाहिनी। अब आते हैं मादा जनन तंत्र के अगले अंग, अगले ऑर्गन गर्भाशय या यूट्रस पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह है यूट्रस या गर्भाशय। यह लगभग नाशपाती के आकार की रचना या शंक्वाकार रचना या कहा जाए तो त्रिकोणाकार रचना होती है, जो स्त्री के श्रोणि प्रदेश या पेल्विन रीजन में स्थित होती है, पेल्विक रीजन में स्थित होती है। इसी में दोनों अंडवाहिनियां खुलती हैं। इसका नीचे का भाग संकीर्ण होता है, जिसे सर्विक्स बोला जाता है, सर्विक्स कहा जाता है। ये जो नीचे का भाग है, इस संकीर्ण भाग को सर्विक्स कहते हैं। इसके आगे की ओर मूत्राशय और पीछे की ओर मलाशय होता है। आपको बता दूं कि गर्भाशय की दीवारें मोटी पेशी स्तर की बनी होती हैं, जिससे मायोमेट्रियम कहते हैं। इसी मायोमेट्रियम के कारण गर्भाशय की दीवारें अत्यधिक फैलने वाली होती हैं। इसीलिए गर्भावस्था में गर्भाशय बहुत बड़ा हो जाता है। इस जो मायोमेट्रियम होता है, इसी के कारण गर्भावस्था में महिलाओं का गर्भाशय बड़ा हो जाता है।
गर्भाशय की दीवारों में श्लेष्मिका कोशिकाएं भी होती हैं, जिनसे श्लेष्म या म्यूकस स्रावित होता रहता है, जो शुक्राणुओं और अंडाणुओं के मार्ग को सुगम बनाता है तथा उनकी सुरक्षा भी करता है। यानी इसमें से एक श्लेष्म स्रावित होता है जो अंडाणुओं और शुक्राणुओं को, उनके मार्ग को क्या करता है, सुगम बनाता है, आसान बनाता है और उनकी साथ में सुरक्षा भी करता है। गर्भाशय में निषेचित अंडे का वर्धन होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि निषेचित जो अंडे होते हैं उसका वर्धन होता है, उसका पालन पोषण होता है। ये तो हुआ गर्भाशय। अब आते हैं मादा जनन तंत्र के अगले अंग योनि या वैजिना पर। यह स्त्री का मैथुन कक्ष या मैथुनांग होता है। जैसे पुरुष में मैथुन अंग शिश्न था, पेनिस था, वैसे ही स्त्री में मैथुन अंग योनि या वैजिना होता है। तो गर्भाशय के सिविक्स के बाद योनि या वैजिना होती है। योनि की दीवार में लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु होते हैं, जो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। यानी जो लैक्टोबैसिलाई नामक के जीवाणु होते हैं, ये ग्लाइकोजन को अपघटित करते हैं और कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। योनि के मुख के इधर उधर 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। योनि के जो मुख होता है, इसके दोनों तरफ 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें बर्थोलिन ग्रंथियां कहा जाता है। लैंगिक उत्तेजना के समय ये दोनों ग्रंथियां एक द्रव स्रावित करती हैं, जो योनि व गर्भाशय में शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। यानी इनसे एक द्रव स्रावित होता है जो शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाता है। स्त्रियों में बाह्य जनन अंग के रूप में योनि या वैजिना का मुख होता है, जो शरीर से बाहर की ओर खुलता है। अब आते हैं मादा जनन तंत्र के अंतिम भाग, अंतिम आर्गन, अंतिम अंग पर, सहायक जनन ग्रंथियों पर। तो मादा जनन ग्रंथियों में वार्थोलिन ग्रंथियां, रेक्टल ग्रंथियां, पेरिनल ग्रंथियां आदि पाई जाती हैं। बाकी 2 हार्मोन सभी आपको बताए थे ग्रंथियों से, उनके बारे में आप जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पहले आपको बताया, तथा वार्थोलिन ग्रंथियां, रेक्टल ग्रंथियां और पेरिनियल ग्रंथियां, ये कुल मिलाकर के इतनी ग्रंथियां मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण होता है, या मेमरी ग्लैंड से दुग्ध का स्रावण होता है, जो जन्म के बाद शिशुओं को पोषण करने में सहायक होता है, अर्थात शिशु दूध पी करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। आशा है आप सभी लोगों को नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।